हेलो। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हैं 10 के दम में। पिछला FST 25 था, उसका वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हो गए थे उनको दोबारा एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। और ये सब हो रहा है सिंह सर के सौजन्य से, जिनका सपना है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो वेरी वेरी थैंक्स सिंह सर कि आप लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी दिया और हम लोगों को भी दिया। तो आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का मैं डिस्कशन करूंगा और ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 25 ये वाला पेपर है। तो देखो इसका हाँ ये एक प्रश्न है, असर्शन रीजन का है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट कट ईच अदर। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जैसे सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। सपोज वो V1 है। अब कोई दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचते हैं, वो हम V2 के लिए खींच रहे हैं ये, और ये दोनों यहां काट गए हैं। तो इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसके हिसाब से V1 होना चाहिए, इसके हिसाब से V2 होना चाहिए। इंटरसेक्ट करने पर एक पॉइंट पर दो पोटेंशियल की पॉसिबिलिटी हो जाती है, जैसा कि कभी हो नहीं सकता है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल्स कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे फील्ड लाइंस नहीं कट कर सकती हैं, वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा वाला रीजन, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप होती है वो अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए अलग अलग होती है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पैरेलल प्लेन्स होते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही आ जाता है, वो इसको सही कराए हैं। लेकिन ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस माइनस और प्लस क्यू चार्ज के लिए खींचना हो, माइनस चार्ज और प्लस क्यू, तो इसके लिए फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी आती हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस टाइप के आने लगते हैं। तो ये दोनों तो पैरेलल प्लेन्स नहीं है। सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल प्लेन्स होते हैं, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। बाकी किसी भी जनरल सिस्टम के लिए ये बात सही नहीं है। हालांकि मैथमेटिकली डिफरेंट सिस्टम्स के लिए प्लेन के इक्वेशन निकालना ये सब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्वालिटेटिवली ये ध्यान है कि किसका इक्विपोटेंशियल कैसा होता है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो पैरेलल प्लेन्स, अगर पॉइंट चार्ज है तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स, लाइन चार्ज है तो कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो ये तीन फेमस पूछे जाते हैं, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हर फील्ड के लिए होते हैं, तो सबके लिए ये पैरेलल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत ज्यादा बच्चों का ये गलत हुआ। 1825 स्टूडेंट्स हैं और मोस्ट ऑफ देम के दिमाग में यही था कि इसमें पैरेलल प्लेन्स होते हैं, तो होते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में होते हैं, बाकी और सभी फील्डों के लिए ये पैरेलल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट में आइए। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है
इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान ये देना है कि ट्रांसफार्मर है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसकी वाइंडिंग में ये जो वोल्टेज सेटअप होता है ये चेंजिंग होना चाहिए, अल्टरनेटिंग होना चाहिए। और अगर डीसी सप्लाई से जोड़ देंगे तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा तो नो चेंज इन पोटेंशियल, नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन फील्ड, नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंडक्शन हियर। तो ये डीसी सप्लाई दे करके दे देंगे तो इधर कुछ नहीं होगा, तो आंसर इसका 0 वोल्ट रहेगा। और ये भी बहुत ज्यादा लोगों का गड़बड़ हो गया, लगा दिया होगा V1/V2 बराबर N1/N2, लेकिन ये फार्मूला वैलिड है, E1/E2 बराबर N1/N2, लेकिन ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए वैलिड है। अगर आप सेल लगा दोगे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगा दोगे, तो उस केस में सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा अमाउंट, भारी मात्रा में लोगों ने ये गलत किया है, तो इस चीज को ध्यान रख लेना भाई। इसमें भी यही है, इसमें केमिस्ट्री की वजह से कंफ्यूजन हुआ। कई बच्चे ये कह रहे थे कि कॉपर में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो बेटा केमिस्ट्री में जो आप लोग पीरियोडिक टेबल में और इन सब में मैग्नेटिज्म की ये प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, तो वो बेटा एटम के लिए बताई जाती हैं। कॉपर का एटम अभी भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो कॉपर एज ए सब्सटेंस की बात करते हैं, और कॉपर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इस कॉपर के मॉलिक्यूल में काफी कॉपर एटम रहते हैं, और अब अगर हम इसमें लगाते हैं तो वो डायामैग्नेटिक होता है। आप एनसीईआरटी ओपन करके जहां कॉपर लिखा हुआ है उसको देख सकते हैं। अब उसमें उतनी ज्यादा, मतलब जिस तरीके से आप केमिस्ट्री में निकालते हैं दैट इज ऑल ट्रू, but that is true for only one atom, copper atom. But when copper comes in bulk, then it becomes diamagnetic, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। यही ट्रांसपेरेंसी ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन गैस के साथ भी होती है, तो जरा आप ध्यान से देखना, इन दोनों को डिफरेंस देखना। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फीबली मैग्नेटाइज्ड in the direction opposite to the magnetizing field. तो डायामैग्नेटिक अपोजिट फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, और पैरामैग्नेटिक अपोजिट नहीं होते हैं, ये इन द डायरेक्शन ऑफ, सेम डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स हियर। दोनों में बहुत ही, ये तो खैर ज्यादातर लोग फॉल्स समझ गए थे, तो कई लोगों ने आंसर थर्ड दिया होगा, इसका आंसर फोर्थ है, कॉपर पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट, तो फॉर्मूला होता है रो L/A
और एरिया किसका है, क्रॉस सेक्शन का शेप, मतलब ऐसा वायर है, ऐसा वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर है, ये क्यूबिकल वायर है, तो इसका एरिया मैटर करता है। बट ये क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कुलर है, ये कोई फैक्ट इसमें नहीं है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर होता है आर बराबर आर जीरो 1 + α T। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है। लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल रो है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर यहाँ पे शेप की जगह एरिया लिखते तो ये सही था। शेप लिखेंगे तो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखो, थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो कुछ आता है उसी पर क्वेश्चन रहता है। बस आप एक बार ध्यान से सोचा करो तो सही हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है, ये भी काफी बच्चों का गलत हुआ। एक वस्तु को ऊपर फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये मैक्सिमम हाइट 6 सेकेंड में पहुंच गई। तो यहां से यहां तक ये पहुंच गई जहां वेलोसिटी 0 है, और ये t बराबर 6 है। तो पहले सेकेंड में ये कितना ऊपर गई, ये हमको निकालना। तो पहले तो u निकालेंगे। तो 0 बराबर u माइनस जी इंटू टी, यानी 6। तो u बराबर 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस पहले सेकेंड में मान लो ये S1 चलती है, तो S1 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1 माइनस 1/2 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 5, यानी 55। अब देखो 7th सेकेंड में ये कितना चलेगी। तो 7 सेकेंड का मतलब है 6 सेकेंड तो यहाँ पूरा हो गया है। अब ये नीचे आ रही है, तो यहां से जो गिरने वाला पहला सेकेंड होगा वो 7th सेकेंड होगा। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, तो निकाल सकते हो S2 बराबर 0 प्लस 10 इंटू हाफ 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये 5 आ जाएगा। यहां से पहला सेकेंड है, लेकिन शुरुआत से तो ये 7वां सेकेंड है। तो ये 5 मीटर चल रही है। तो रेशियो क्या हुआ, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 55/5, यानी 11:1। सेकेंड वाला आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, जो तुम लोगों का फार्मूला होता है 7th सेकेंड वाला, S7th वाला, तब भी देखो वही आंसर आएगा, बस माइनस में आएगा देखना, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बताता है और ये डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव है। हाँ, तो कितना आएगा ये निकाल के देख सकते हो। तो वो दरअसल यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। 7th सेकेंड में कितना आता है देखो। तो 7 सेकेंड में यहां लिख दो 60 u, और माइनस 1/2 10 इंटू 7 का स्क्वायर। नहीं, ये कहाँ होता है, हाफ 8 2t माइनस 1। तो 2 इंटू 7 माइनस 1, तो 60 माइनस हाफ 10 इंटू 14 माइनस 1, यानी 13। तो देखो 60 माइनस 55 आ गया ना ये, तो ये 5 आ गया। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, और इससे थोड़ा जल्दी निकल आया, सीधे पता चल गया 1 सेकेंड गिरा 5 आ जाएगा।
तो ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ज़्यादा कठिन भी नहीं था, 2 बार फार्मूले लगाने थे। अब देखिए ये फिर एक थ्योरी का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम हैज मैनी लाइंस। तो हाइड्रोजन के एमिशन में बहुत सारी लाइनें इसलिए होंगी क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर में होगा तो ये कहीं भी गिर सकता है। मान लीजिए ये 4th में था तो ऐसे गिरेगा, ये ऐसे 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 भी गिर सकता है। तो ये 3 लाइनें हो गई इसके स्पेक्ट्रम में। तो एमिशन का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो अगर आप कई लेवल ऊपर चले जाओगे तो एमिशन लाइंस पार्ट्स में होंगी तो कई लाइंस मिलेंगी। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि वो ग्राउंड स्टेट में आप एब्जॉर्ब करोगे तो ये या तो 1 में जाएगा या 2 में जाएगा, लेकिन कहीं भी ऊपर भेजोगे एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो जाएगा ग्राउंड स्टेट से ही। तो सब में n बराबर 1 आ रहा है तो ये सारी लाइनें लाइमन की हो जाएंगी। तो इट वाज ए क्वालिटेटिव क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल है। देखो ये A है, दिस इज A एंड दिस इज B और निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है A से B की ओर। तो जब निगेटिव चार्ज यहां पे रखा हुआ है और इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरफ। तो ये इधर जाएगा ही क्यों, ऐसे जाएगा, फोर्स भले इधर लगे लेकिन पार्टिकल जाता अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो सपोज तुमने यहां रख के इसको ऐसे धक्का दे दिया, v वेलोसिटी दे दी, कुछ काइनेटिक एनर्जी दे दी k1। अब ये वेलोसिटी की वजह से इधर जाने लगा लेकिन फोर्स तो इसको अपोज कर रहा है ना। तो ये रिटार्ड करेगा। तो जब ये इधर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्पीड कम होगी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ये अगर निगेटिव चार्ज है तो, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तब इंक्रीज कर जाती। तो निगेटिव चार्ज की अगर ये इस तरफ जाएगा, फील्ड इस तरफ है ना, तो निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। तो अगर तुम इसको इधर ले जाओगे तो रिटार्डेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पॉजिटिव चार्ज होता तो उस पर फोर्स भी इधर लगता, वेलोसिटी इधर देते तो जाता इधर और इधर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है तो मैं करता हूं इसे। एक ऑब्जेक्ट 3m है और रेस्ट में है तो इसका मोमेंटम 0 हो गया इनिशियल, और फिर ये 3 इक्वल फ्रैगमेंट्स में बट गया तो तीनों के मासेस m/3 होंगे। वेलोसिटीज दी हैं, एक की वेलोसिटी vj है, दूसरे की -vi है और तीसरे की वेलोसिटी आप मान लीजिए वेक्टर v है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा क्योंकि रेस्ट में है, एक्सप्लोजन हो गया, बम के एक्सप्लोजन का कोर्स है, केस है, कोई नेट बाहर फोर्स है नहीं तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब ये तो 0 ही है तो इसका मतलब है m/3 vj प्लस m/3 -vi बराबर -m/3v। अब आप इसको काट दीजिए, m/3 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 काट दीजिए
तो माइनस वी बराबर माइनस वी आई और प्लस वी जे। वी निकालना है तो साइन पलट जाएगा, तो यह आ जाएगा वी आई माइनस वी जे, और अगर इसमें से वी कॉमन ले लो तो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 906 बच्चों से गलत हुआ है और ये गलत होने वाला नहीं था, मतलब ये सही होना चाहिए था। इसमें कोई भी ट्विस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, सिंपल एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक बॉल, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है 23 वाला, ये क्यों गलत हुआ देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड टू क्लियर ए बॉल 3 मीटर हाई एट a distance of 6 meter and falls 18 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया है और ये ग्राउंड लेवल है, और सपोज ये यू था और ये थीटा था, दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एक कोई वॉल है जो कि 3 मीटर हाई है, तो यहां से टच करता हुआ ये जा रहा है और 6 मीटर की दूरी पे ये वॉल यहाँ के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से है। सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो वॉल की ए से दूरी 6 है, ये से फेंका गया, पास होता हुआ गया और 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये 18 मीटर अवे था ये। तो ये सिचुएशन है और ये थीटा निकालना है, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर ध्यान से देखिए तो यहां से बॉल यहां से फेंका गया है, यहां गया है, तो इसकी रेंज है तुम्हारे पास 24 मीटर, ये रेंज 24 मीटर है। ओके, तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है 24 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 240 आ गया है, तो ये हमारे पास पहला आ गया। अब देखो ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, मतलब इस पॉइंट के लिए टी तो कुछ है ही है, तो u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी बराबर 6 है, और u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। तो यहां से भी u साइन थीटा और ये सब आ रहा है, और यहां से अगर आप चाहो तो बड़ी आसानी से थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इसमें से आप t की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू tan थीटा, देख लीजिए t की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये 6 अपॉन यू कॉस थीटा आएगा, तो यू यू कट जाएगा, tan थीटा इंटू 6 आ जाएगा, माइनस हाफ जी की जगह 10 रख देते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर अपॉन
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन भी होता है। y बराबर यू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ये तो ये खैर इक्वेशन आ गया, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, खैर कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूं। और अब यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन और था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 240। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 240। हमें थीटा निकालना है, तो यहां से यू स्क्वायर गायब कर दो, तो 3 इज इक्वल टू 6 टेन थीटा माइनस 1/2 10, 6 का स्क्वायर 36, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो और यू स्क्वायर की जगह रख दिया 240 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, अरे सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब देखिए, अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लगेगी इसमें, तो जो जो कट सकता है काट लीजिए। जैसे ये तुम्हारा कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 से कट सकता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 12 से ये 20 हो गया। तो बचा क्या, 1 बराबर 2 टेन थीटा माइनस ये 5 है, और नीचे ये 20 है, तो अभी और कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो हम 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन 2 थीटा। अब देखो ये आ गया 2 टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा को मैंने स्प्लिट कर दिया, तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई 2। तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो 2 4 टेन थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर 1 है। तो मेरे पास आ गया 3 टेन थीटा अपॉन 2 बराबर 1, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो इनवर्स हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ये इसका आंसर आ गया। देखें आ कौन सा रहा है आंसर, तो पहला ही आंसर है टेन इनवर्स 2/3, यही आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो गई मैथमेटिकल टूल्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 17वां फोर्स एनालिसिस पे है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस is half of the magnitude of the large force. The resultant is perpendicular to the smaller force. तो पहले एक स्मॉलर फोर्स मान लिया, ये मान लो x है, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रिजल्टेंट है, तो ये बड़ा वाला फोर्स हो गया। और बड़ा वाला फोर्स कौन सा है, ये जो रिजल्टेंट है वो लार्ज फोर्स का आधा है। तो अगर लार्जर फोर्स y मान लो,
तो ये y/2 आ जाएगा। और एंगल बिटवीन द फोर्स कौन सा होगा? पहला फोर्स ये है, दूसरा ये है, ये थीटा होगा। तो ये एंगल क्या हुआ? 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, और साइन ले लो। इस एंगल का साइन क्या होगा? y/2 अपॉन y। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2, y/2 अपॉन y। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा बराबर 30 या π/6 आ गया। लेकिन ये वाला एंगल है। अब यहां पे जो लोग इस तरीके से गए हैं उन्होंने π/6 आंसर दे दिया होगा। लेकिन ये एंगल देखो, ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला है। तो एक्चुअली तुम इस एंगल को अल्फा मान लो, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन अल्फा बराबर तुम्हारे पास 1/2 है, तो अल्फा बराबर π/6 हो गया। लेकिन फोर्सेस के बीच का एंगल तो मेरे पास 1 थीटा है, तो थीटा बराबर 180 माइनस π/6, तो ये 5π/6 हो गया। तो आंसर आपका यही दिया होगा। और लोग सोचेंगे इसमें क्या गड़बड़ है? एक्चुअली इसमें भी गड़बड़ नहीं है, इसमें थोड़ी डीप थिंकिंग की बात है। ये थीटा है तो ये π-थीटा होगा, मैथमेटिकली भी ये सही है। इसमें सोचने की बात यह है कि थीटा सिर्फ π/6 नहीं होगा, 5π/6 होगा। साइन 30 भी π/1/2 होता है, साइन 150 भी π/1/2 होता है। तो ये इक्वेशन आपको दो वैल्यूज बताएगा, जिसमें से आपको ये वाली वैल्यू चूज करनी पड़ेगी अपने इंट्यूटिव आइडिया लगाते हुए कि अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस होगा तभी ये रिजल्टेंट छोटा हो पाएगा, तभी ये 90 हो पाएगा। तो इस तरीके में आपको ये मैथ्स की डीप नॉलेज की जरूरत है। मेथड ये भी गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे तुमने अल्फा निकाल लिया, 180 में से घटा करके थीटा निकाल लिया। सिंपल सा तरीका है, तो अपनी लाइफ को इजी रखो। तो ये बेटा FST 25 के 10 क्वेश्चन थे। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, कंफ्यूजन दूर हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।